पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे उन सारे क्वेश्चंस की टैगलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन बीपीएससी ने कौन सी टीआरए में कौन सी तारीख को और किस वर्ष में पूछा है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो सोसाइटी है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग सर विलियम जोन्स की बात करें तो ये एक अंग्रेज व्यक्ति थे। ये अंग्रेज एक इतिहासकार थे और इन्होंने भारत में जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे कि महाभारत है, रामायण है, गीता है, पंचतंत्र है, बहुत सारे जो है ऐतिहासिक ग्रंथ हैं भारत के, उन सभी ग्रंथों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए बंगाल में जो विलियम फोर्ट था वहाँ पर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। अगर हम लोग बात करें तारीख की कि कौन सी तारीख थी जिस दिन की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, तो वो तारीख थी 15 जनवरी की। 15 जनवरी 1784 की तारीख थी जिस दिन सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रारंभ किसने किया था। तो देखिए पीछे वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर बीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, तो आप खुद ही देख लीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है टीआरई 2 में पूछा गया था 2023 में, और फिर यही क्वेश्चन जो है वो अगले साल भी यहाँ पर देखिए टीआरई 3 में पूछा गया है। मतलब कि क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं और टॉपिक भी रिपीट होते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो वो किया था सर विलियम जोन्स ने। इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि इसमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह एक बहुत ही सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है। तो कांग्रेस के बारे में ऐसा किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो भारत के बहुत ही सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऐसा कहा गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना जो है वो 1850 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। और किसने की थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना जो है वो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और इसकी जब पहली बैठक हुई तो इसमें सिर्फ 72 लोगों ने ही भाग लिया था। और इसीलिए उस समय तत्कालीन जो भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन, इसने कहा कि जो कांग्रेस है वो एक बहुत ही सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा कहते हुए लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। इसीलिए जो ऑप्शन ए में दिया है लॉर्ड डफरिन ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था ये हुआ था बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई में। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1885 ईस्वी में। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 1850 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो है वो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और कहाँ पर हुआ? तो इसकी स्थापना जो है वो बम्बई में ही की गई थी। बम्बई में कहाँ पर? तो बम्बई में जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय है वहीं पर 1850 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर डिसाइड हुआ कि इसका 1850 ईस्वी का जो पहला अधिवेशन है इसका आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र के ही पुणे में। कहाँ पर? पुणे में इसका आयोजन किया जाएगा। लेकिन 1850 ईस्वी में महाराष्ट्र का जो पुणे वाला क्षेत्र है वहाँ पर प्लेग फैला हुआ था, जिसकी वजह से इसको यहाँ पर स्थगित करके इसका आयोजन जो है वो बम्बई में कराया गया। कहाँ पर? बम्बई में कराया गया। और बम्बई में कहाँ पर कराया गया? तो बम्बई में वहीं पर आयोजित हुआ जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। अर्थात इसका जो पहला अधिवेशन है वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय है वहीं पर 1850 ईस्वी में बम्बई में ही आयोजित किया गया था। और अगर हम लोग बात करें कि इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो उसमें अध्यक्ष जो है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था।
व्योमेश चंद्र बनर्जी को जो है वो इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा। और ए ओ ह्यूम का नाम किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन ई है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना जो है वो बम्बई में हुई थी। बम्बई में कहाँ पर? तो बम्बई में जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय है, यहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना जो है वो ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था पहली बार अध्यक्ष। और ऑप्शन ए में दिया है व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसीलिए जो ऑप्शन ए है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में हुई थी। और इसका पहला अधिवेशन जो है ये कब हुआ था? तो ये भी हुआ था 1885 ईस्वी में ही। और कहाँ पर हुआ? तो पहला अधिवेशन जो है वो बम्बई में आयोजित हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष जो है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो पहली बार महिला अध्यक्ष बनने वाले इसमें एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। इसीलिए जो ऑप्शन बी है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग बात करें कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें कि एनी बेसेंट जो है वो अध्यक्ष बनी थी, तो एनी बेसेंट जो है वो 1917 ईस्वी का जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें एनी बेसेंट जो है वो इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जो एनी बेसेंट है, ये भारत की नहीं बल्कि ये जो है वो आयरलैंड की निवासी थी। कहाँ की? आयरलैंड की ये निवासी थी। इसीलिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस में कौन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी? इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि भारत कांग्रेस में जो है वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने वाली सरोजनी नायडू थी। कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है ये कांग्रेस में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और जो सरोजनी नायडू है, ये कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? तो 1925 ईस्वी का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, जो 1925 का कानपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता जो है वो सरोजनी नायडू ने की थी। तो ये दोनों को आप ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस में पहली प्रथम महिला कौन बनी थी? तो वो बनी थी एनी बेसेंट। और अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी, तो वो बनी थी सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1912 ईस्वी में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1912 में जो पटना में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसका अध्यक्ष बनाया गया था श्री रघुनाथ नरसिंह मधुलकर को। और ऑप्शन ए में दिया है आर.एन. मधुलकर। इसीलिए जो ऑप्शन ए है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम 1912 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें, तो ये आयोजित हुआ था पटना के पास में एक जगह स्थित है जिसका नाम है बांकीपुर। और इसी बांकीपुर में 1912 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और चूंकि आपको पता होगा कि जो बिहार राज्य है, इसका जो गठन है ये भी हुआ था 1912 ईस्वी में। और इसी वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो पटना के बांकीपुर में हुआ था, जहां पर कि आर.एन. मधुलकर को यहाँ पर जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो है ये हुआ था 1916 ईस्वी में। इसीलिए जो ऑप्शन बी है, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें लखनऊ समझौते की कि आखिर में ये लखनऊ समझौता क्या था, तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन है ये आयोजित किया गया था लखनऊ में। कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो लखनऊ में आयोजित किया गया था। और यहाँ पर दो महत्वपूर्ण समझौते हुए थे। क्या क्या समझौते थे? तो एक तो ये था कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस जो है वो दो भागों में विभक्त हो गई थी।
एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल। इन दोनों का आपस में लखनऊ समझौते में यहाँ पर समझौता हो गया और ये दोनों के दोनों एक हो गए थे। ये एक समझौता हुआ यहाँ पर। और दूसरा जो समझौता हुआ था ये हुआ था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो कांग्रेस है, इसका जो है वो मुस्लिम लीग, जो जो मुस्लिम लीग है, इसके साथ भी समझौता हो गया था। तो ये दो समझौते जो है वो लखनऊ अधिवेशन में हुए थे और इसी को जो है वो लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, जो कि 1916 में हुआ था। इसीलिए जो ऑप्शन बी में दिया है 1916, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो जो कांग्रेस का गया अधिवेशन था ये किस वर्ष आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ था 1922 ईस्वी में। कब आयोजित हुआ था? 1922 ईस्वी में। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर पूछ ले आपसे कि गया जो अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसका अध्यक्ष जो है वो चित्तरंजन दास को बनाया गया था। किसे? तो जो चित्तरंजन दास हैं, इनको जो 1922 ईस्वी का गया अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष बनाया गया था। और एक बात और ध्यान रखिएगा आप गया अधिवेशन से, आपसे पूछा जाता है कि गया अधिवेशन में कौन सी जनजाति ने भाग लिया था? तो गया अधिवेशन में उरांव जनजाति जो है इसने गया अधिवेशन में भाग लिया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1922 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 1922 ईस्वी का जो गया अधिवेशन हुआ उसमें चित्तरंजन दास जी को जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था। इसलिए जो ऑप्शन ए है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? तो जो चंपारण की समस्या थी तीन कठिया वाला, ये कांग्रेस से के किस अधिवेशन में चर्चा का विषय बनी थी? तो ये कांग्रेस का जो 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन, यहाँ पर ये चर्चा का विषय बना था। और लखनऊ अधिवेशन 1916 कहीं पर नहीं दिया गया है किसी भी ऑप्शन में। इसीलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन ई है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें चंपारण समस्या की, तो 1916 ईस्वी में लखनऊ में जब अधिवेशन हुआ था यहाँ पर इस बात की चर्चा हुई और यहाँ पर महात्मा गांधी भी गए थे और बिहार से यहाँ पर राजकुमार शुक्ल जी भी आए थे। और राजकुमार शुक्ल जी ने यहाँ पर अच्छी तरीके से महात्मा गांधी को चंपारण की समस्या के बारे में बताया और इनसे आग्रह किया कि कृपया आकर के एक बार आप खुद ही चंपारण की समस्या को देख लें। और इसीलिए महात्मा गांधी अगले ही साल 1917 ईस्वी में चंपारण पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने आंदोलन शुरू किया। और आंदोलन करके इन्होंने जो तीन कठिया प्रथा चलती थी बिहार में उसको यहाँ पर खत्म किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को जो 1931 ईस्वी का कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था यहाँ पर प्रस्ताव को पारित किया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे पूछ ले कि कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी का अध्यक्ष कौन था, तो यहाँ पर जो सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको कराची अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था और यहीं पर मौलिक अधिकारों के संबंध में जो है वो प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन बी को देखिए, इसमें दिया है गया अधिवेशन 1922, अर्थात जो गया का अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में, इससे संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो इसके अध्यक्ष जो है वो चित्तरंजन दास को बनाया गया था। और दूसरा इसमें कि कौन सी जनजाति ने भाग लिया था, तो इसमें जो है वो उरांव जनजाति ने भाग लिया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पर दिया है सूरत अधिवेशन जो कि 1907 ईस्वी में हुआ था। इसके संबंध में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए और ये कि 1907 ईस्वी का जो सूरत अधिवेशन हुआ था इसमें कांग्रेस जो है वो दो दलों में विभक्त हो गया था, नरम दल और गरम दल। किसमें? नरम दल और गरम दल में विभक्त हो गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरक्षा वाल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की गई थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे? तो ये विचार किसने दिया कि जो कांग्रेस है वो अंग्रेजों का एक सेफ्टी वाल की तरह काम करता है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय जी ने। किसने? लाला लाजपत राय ने। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा।
ये जो लाला लाजपत राय हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, यंग इंडिया पुस्तक। कौन सी पुस्तक? यंग इंडिया पुस्तक। और इसी यंग इंडिया पुस्तक में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को अंग्रेजों का सेफ्टी वाल कहा था। जो सेफ्टी वाल का सिद्धांत है, इसका मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा कुकर में, कि कुकर में आप देखते हैं कि एक सेफ्टी वाल लगा होता है, और इस सेफ्टी वाल का ये काम होता है कि जब कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ती है तो यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, जिससे कि इसका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और ये कुकर जो है वो बचा रहता है। और यहीं पर इसी के आधार पर लाला लाजपत राय जो हैं, इन्होंने सुरक्षा वाल का सिद्धांत दिया था कांग्रेस के लिए, कि जो कांग्रेस है वो भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में जो है वो सेफ्टी वाल का काम करती है। कि जब भारतीयों के बीच में जब गुस्सा क्रोध बढ़ता है, तो जो कांग्रेस है ये थोड़े से मुद्दे निकाल करके, थोड़ी सी चर्चा करके और अंग्रेजों से जो है सुलझाने का काम करती है, जिससे कि भारतीयों का गुस्सा शांत हो जाता है और अंग्रेज जो है वो बच जाते हैं। इसीलिए जो लाला लाजपत राय जो हैं, वो कांग्रेस को सुरक्षा वाल कहा करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत किया गया था? अर्थात कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जहां की पूर्ण स्वराज के मांग को जो है वो स्वीकार किया गया था? तो ये अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा। ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने ही पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो हैं, वो पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। इसीलिए जो ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग त्रिपुरी अधिवेशन की बात करें, तो जो त्रिपुरी अधिवेशन है ये हुआ था 1929 ईस्वी में। और त्रिपुरी है कहाँ? तो त्रिपुरी है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जगह है त्रिपुरी, जहाँ पर कि कांग्रेस का 1929 ईस्वी का अधिवेशन होना था, और यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था। एक तरफ जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी इसमें शामिल थे, मतलब चुनाव लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ पट्टाभी जो सीतारामैया हैं, ये जो है चुनाव में इस चुनाव को लड़ रहे थे। दो लोग थे आमने सामने। और जो सीतारामैया हैं, इनको जो है वो गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बावजूद भी इसके जो सुभाष चंद्र बोस हैं, ये इस चुनाव को जीत जाते हैं। लेकिन जो महात्मा गांधी है, यहाँ पर ये वक्तव्य देते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया की हार महात्मा गांधी की हार है, जिसकी वजह से कांग्रेस कमेटी में जितने भी गांधीवादी लोग हैं, वो लोग जो है वो इस्तीफा देने लगे। जिससे सुभाष चंद्र बोस जो है, इन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया, और त्रिपुरी का जो है अध्यक्षता इन्होंने त्याग दी थी। जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा त्रिपुरी का अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इससे पहले जो 1929 ईस्वी में जो 1929 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जो सुभाष चंद्र बोस हैं, उनके द्वारा 1929 ईस्वी का जो हरिपुरा अधिवेशन है, उसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो जो स्वदेश बांधव समिति है, इसका गठन जो है वो अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग स्वदेश बांधव समिति की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 6 अगस्त 1905 ईस्वी को हुई थी। कब हुई? 6 अगस्त 1905 ईस्वी में को। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा की गई थी। अच्छा, अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना क्यों की थी? तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना के पीछे इनका उद्देश्य था कि जितनी भी स्वदेशी चीजें हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। क्या किया जाए? बढ़ावा दिया जाए। यही जो है वो इनका स्वदेश बांधव समिति स्थापित करने का उद्देश्य था। इसके अलावा इन्होंने स्वदेश को बढ़ावा देने के लिए एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाला था, और उस साप्ताहिक पत्रिका का नाम था बरिसाल हितैषी। क्या था? उसका नाम था बरिसाल हितैषी हितैषी पत्रिका, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, और इसका संचालन भी अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया जाता था, ताकि स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा सके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो पहला वाला जो अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन है,
ये बिहार की राजधानी पटना में आयोजित हुआ था, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन की, ये जो सम्मेलन है ये आखिर बिहार की राजधानी पटना में कब आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था 17 मई 1934 ईस्वी को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसकी अध्यक्षता जो है वो नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। जो आचार्य नरेंद्र देव हैं जो आचार्य नरेंद्र देव हैं इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि यहाँ पर जो है एक पार्टी स्थापित की जाएगी, जिसका नाम जो है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी रखा गया। और ये जो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इसके अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र देव को ही बनाया गया था। किसको बनाया गया? नरेंद्र देव को ही इसका अध्यक्ष भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? जो बंगाल का विभाजन है, जो कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है वो किया गया था, इसको लॉर्ड हार्डिंग के समय में इसको वापस ले लिया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। आपको अच्छे से पता होगा कि 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें कि ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज परचम और उनकी रानी रानी मैरी शामिल हुए थे। इस आयोजन में इस दिल्ली दरबार में दो महत्वपूर्ण फैसले हुए थे। एक तो ये हुआ था कि बंगाल का जो विभाजन किया गया था 1905 ईस्वी में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का, उसको यहाँ पर रद्द कर दिया गया। और दूसरा निर्णय ये लिया गया यहाँ पर कि जो भारत की राजधानी कलकत्ता है उसको दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये दो फैसले जो है वो दिल्ली दरबार में लिए गए थे। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो जब बंगाल का विभाजन हुआ था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, तो इस दिन को भारतीयों के द्वारा शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन सी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि किसके सुझाव पर 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि रामेंद्र सुंदरम त्रिपाठी जो हैं, इनके सुझावों पर 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये जो 16 अक्टूबर का दिन है 1905 ईस्वी का, इसको राखी दिवस के भी रूप में मनाया गया था। किस रूप में? तो राखी दिवस के भी रूप में इसको जो है वो मनाया गया था। और राखी दिवस के रूप में मनाने का सुझाव किसने दिया था? तो राखी दिवस के रूप में मनाने का सुझाव जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वो इसको राखी दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया गया था। तो दोनों को आप ध्यान में रखिएगा कि 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में भी और राखी दिवस के भी रूप में मनाया गया था। और इसी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी का परिणाम रहा था कि हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुआ था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। बाकी के जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।